सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ शदीद सैलाब ने पंजाब सिंध के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले रखा है, तो दूसरी जानिब दहशत गर्दी की भी एक नई लहर सामने आई है जिसने अमन व अमान के हालात को मजीद संगीन बना दिया है। अगर हम गुज़िश्ता 3 दिनों की बात करें, उसमें दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं। पहले बन्नू में FC लाइन पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें 6 जवान शहीद हुए। बाद अज़ां ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए। फिर कोयटा में एक सियासी रैली को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया जहां 14 कीमती जानें ज़ाया हुई। और आज खुरम में भी मुसाफिर गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें मजीद 6 अफराद जाँ भाग हो गए। सिर्फ अगर हम अगस्त के महीने की बात करें तो उसमें 59 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड हुए, जिनमें 2 वाक़यात के अलावा बाकी तमाम यानी 57 हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए हैं। जबकि वज़ीर आज़म ने भी हालिया शंघाई ताउन तंजीम के जो इजलास था उसमें इन वाक़यात के पीछे बैरूनी हाथ के शवाहिद का जिक्र किया था और कहा था कि सहूलतकारों को भी कटहरे में लाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह अनासर मौजूदा सैलाबी तबाही का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? उधर सैलाब की जो तबाहकुन सूरत हाल है वो भी मज़ीद तशवीशनाक हो गई है। भारत की जानिब से दरियाए चनाब और सतलुज में ऊँचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई और दरियाए चनाब का जो रैला है वो वज़ीराबाद की तरफ अब बढ़ रहा है, जबकि सिंध में भी गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाब आने की वार्निंग दी गई है। PDMA ने भी 5 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जिससे सूरत हाल और ज़्यादा संगीन हो सकती है। अब ऐसे कड़े वक्त में भी सियासी महाज आराई की कहीं कोई गुंजाइश है, लेकिन वो भी जारी है। अपोजिशन जमात PTI ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट कर दिया, अपने अरकान को पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफ़ी भी करा लिया है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कालाबाग डैम का मामला पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि ये वक्त मुतनाज़ बयानात देने का नहीं है। मुल्क को दरपेश बहरान दोहरा जो बयान सामने आ चुका है, सैलाब और दहशत गर्दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सियासी क़यादत इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर यकजहती के साथ इस इम्तिहान का मुकाबला कर पाएगी? इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा अज़हर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। और सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हसन अयूब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है दुश्मन की जानिब से भी ये पैदा की गई है और कुछ इंसानी गलती भी है, कुछ कुदरती आफत भी कहा जा सकता है, लेकिन ये सूरत हाल दहशत गर्दों को भी एक बार फिर से सरगर्म होने का मौका दे रही है। बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि नालायकियाँ, नाअहलियाँ, मिसमैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट, ये सारे मामला तो चल रहे हैं, लेकिन क्या हम सीखा भी है? यानी 70 सालों से हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, हम आगे तो बढ़ नहीं सके। जरा जहाँ पूरी दुनिया में फिर कर देखें, वो लोग इतने एडवांस करके इतना आगे जा चुके हैं और हम अभी तक इन्हीं में उलझे पड़े हैं। यानी पाकिस्तान में हर दूसरे साल तीसरे साल सैलाब आता है, नुकसान करता है, चला जाता है, और हमने कोई पॉजिटिव स्ट्रेटजी वाटर मैनेजमेंट, अगर वाटर स्ट्रेटजी अगर देखा जाए, ये फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, कोई इस तरफ देखा गया, कोई सोचा गया है? क्लाइमेट चेंज पे हमने कोई तवज्जो नहीं दी। हमारी तवज्जो सारी बाकी चीजों की तरफ तो है, तो ठीक है, टिकटॉक बना लें, वीडियोस बना लें, उस तरफ हमारी तवज्जो, हम परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, सैलों पे लिफाफों पे तस्वीरें लगाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। अगर आज पूछा जाए इनसे क्या आपके पास क्या प्लानिंग है, मिसाल के तौर पर चले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, आज परफॉर्मेंस बताए ना। हमारे दौर में भी यही हाल है, हम ये कहें कि जनाब ऐसा नहीं, 3.5 साल के अंदर देखा जाए तो इस तरफ वजह थी ये इंडिपेंडेंट इदारे बनाए थे जिन्होंने काम ही कोई नहीं किया। लेकिन चले हमारे 3.5 साल निकाल दें, बाकी 77 साल आप उठाकर देख लें कि उसके अंदर क्या किया है। ये टाइम एक ऐसा था कि इस पे कोई ना कोई चीज अभी भी सामने नहीं आई। चले अगर सिद्दीक साहब 3.5 साल तो विफाक से रहे ना। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो अमली तौर पर 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव है, पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव तो आप 96 से है, लेकिन 2008 से सपोर्ट मिलना शुरू हुई। फिर 2013 में तो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आप लोगों को मिल चुकी थी, तो खैबर पख्तूनख्वा ही सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है सर, वहां क्या इकदाम किए गए?
देखिए मैं पहले बता दूं आपको, खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से पहली दफा इतना मुतासर हुआ है। इससे पहले यानी ठीक है, मामला तो अपनी जगह रहे, जो कि ये ना मुतासर ना होने की वजह, एक तो आपको पता है सर बुनियादी तौर के ऊपर 2010, क्लाउड मैं बर्स्ट का माजरत के इश्यू साथ है। एक बार फिर मैं पता उनकी चलाने तरफ की नहीं जाना माजरत चाहता, चाहूंगा। मैं तो कह रहा 2010 हूं का कि जो मसला खैबर हमारा नहीं है। पख्तूनख्वा का सैलाब था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था। उस वक्त बानी पीटीआई ने बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई थी और हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया था। अब आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत इस जिम्मेदार नहीं है इसकी? देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरा जो कि नॉर्दर्न एरियाज में आना जाना रहता है। अभी मैं यूके के अंदर हूँ। आप इमेजिन कर ले, जी जी। इतनी ग्रीनरी देखे तो अपना दरख्तों की मेंटेनेंस देखकर, यानी आप बिलियन ट्री का मंसूबा तो हम लोगों ने बनाया ना। ये पहले तो ये बता देना। देखिए तो पता ये नहीं फेडरल कहाँ गए सर, सब्जेक्ट है, दरख्त नजर नहीं फेडरल आते बिलियन सब्जेक्ट ट्री। है ये, बुनियादी तौर के ऊपर एनवायरमेंट वगैरह चले। नहीं देखिए वो एक अलग इशू है, जो मर्जी आप कहते रहे कि वो दरख्तों के असरात जाके उस एरिया में देखे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, आप उस चीज को समझे कि जी जी। आपने अगर आगे लेके जाना है तो क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है इनके पास। यानी माँ सिवाय तस्वीरें लगाने के अलावा, फिर अब यानी वहां जाके लोगों को आप अंदाजा लगाएं, फूड और फोटो शूट करने के अलावा क्या है इनके पास। हमें ये भी तो समझ आना चाहिए ना। हमें तो ये बताएं कि तो अजहर आपने साहब, करना डिजिटल क्या है, मीडिया क्या कैंपेन के अलावा तरीकाकार है उसमें। पाकिस्तान तहरीक कितने इंसाफ के कौमी पास भी तो असम्बली के कुछ इजलास आ स्ट्रेटेजी गए। नहीं है। माँ सिवाय डिजिटल मीडिया कैंपेन चला लेते हैं, बट डिजिटल मीडिया नहीं पे नहीं, दिखा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ किया ना, मैं इतफाक नहीं करता। नहीं नहीं, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने प्रोजेक्ट अपने 3.5 साल नेशनल लेवल के ऊपर, अगर आप कहें सुबह खैबर पख्तूनख्वा एक छोटा सा एक एरिया है अगर पूरे पाकिस्तान का अगर देखें, लेकिन जहां तक वफाकी सतह के ऊपर मामला थे, वो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। राइट। वो अलग बात है कि पूरे यहाँ इल्जाम लगाते रहे 3.5 साल में हुकूमत कौन सी चलने दी गई, कितने चले धरने हुए, कई बातें बहरहाल, करते रहे। छोड़े इन बातों को। बहरहाल बात बड़ी वाज़ेह मेरा है आपसे कि बेसिक लाएं सवाल अभी था, हाल वो मैं बताएं कि अब हसन इनके मुर्सा पास साहब क्या की है तरफ करने रखता के हूँ। लिए। हसन मुर्सा साहब, जो दहशतगर्दी की जो नई लहर अब सामने आई है, मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में, आप समझते हैं दहशतगर्द इस सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो सूरत हाल सैलाब की है उससे कोई सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को इस वक्त पानी से तकलीफ है या लोग जो है कुछ बह गए हैं, और कई किस्म के मसाइल हैं। जिस तरह आप दहशत गर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह सर उठा रही है। उनकी चीजें दूर हो जाती हैं, उनको रास्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा तितर बितर हो जाता है। बाकी और कई चीजें हैं इसमें, चोरी डकैती की वारदातें जो है उनमें बड़ा इजाफा होगा। इससे जो महंगाई की एक नई लहर आ रही है, वो उससे भी बड़ा मैं समझता हूँ दहशतगर्दी है जी कि वही गंदम जो हुकूमत ने उस वक्त किसान को बेजारो मददगार छोड़ दिया था, और हम बार बार कहते थे कि लोग जो है ये आप तो आज 3900 की लेने को तैयार नहीं है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगी। आज वो 3500, 3600, 3700 रुपए की बिक रही है बाजार के अंदर, और आप एक महीने बाद देखेंगे कि यही आटे का थैला जो 1200-1300 का था, ये 3-4 हजार का होगा। आप भी मेडिकल कैंप में चले जाएं, जो रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं, आप देखेंगे कि वहाँ शुरफा के साथ और उन सफेदपोश लोगों के साथ जो टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, एक पैनाडोल से ज्यादा कोई टैबलेट नहीं देने को तैयार। बेचारे रोल रहे हैं बंदे, आप लोगों का मजाक उड़ा रहे। आपने इतना बड़ा ये एनडीएम में खड़ा किया हुआ है, हाथी है, सफेद हाथी, सारा साल पैसे खाता है, और जब लोग डूब रहे होते हैं उस वक्त इन्हें याद आता है कि हमने रेस्क्यू करने थे, 4 किश्तियां ली, चले गए, लोगों को रेस्क्यू किया, ड्रामा किया, सारों को दिखाया, वापस क्यों नहीं बनाते रिजर्वायर? क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है इनको? डैम भी बना सकते हैं ना, रिजर्वायर सकते हैं, बनाएं, पानी सेव करें, लोगों को डूबने से बचाएं। जब पानी होता है हम डूब जाते हैं, जब पानी नहीं होता हम खुशहाली का शिकार होते हैं, हमारे पास पानी नहीं होता। ये प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग कोई नहीं है, सोच कोई नहीं। हम नहीं कहते करप्शन करते होंगे, शायद ना करते हो, लेकिन वो नालायकी उनकी जरूर है, नाअहली उनकी जरूर है। तो ये हालात हैं, इन हालात में
हर किस्म का चीजें सर उठाएंगी, दहशतगर्दी भी होगी, हर चीज होगी। राइट। हसन अयूब साहब, आप क्या समझते हैं जो गुज़िश्ता 3 दिनों में दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, आप इनको किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्या ये दहशतगर्दी की नई लहर है? दहशतगर्दी की लहर भी है और कुछ आप ये देखें कि गैर जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आप देखें कि अख्तर मेंगल साहब ने अपने वाले से जो उन्होंने कहा कि जी उस ऊपर तो जलसा करना ही करना है। अब इस जलसे की जरूरत नहीं थी इस वक्त के ऊपर, जब 144 है और बलूचिस्तान के अंदर हालात पहले ही आपके सामने हैं कि जिस तरह जो प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान को राजी कर रही, तो ये कोई अच्छा नहीं अख्तर मेंगल साहब का। वो हमेशा खुद तो बच जाते हैं, लेकिन जो दीगर कारकुनान होते हैं वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ जाते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अब बंदा क्या बात करे जी। देखिए, एक जो लीडर्स होते हैं इनका काम तो जिम्मेदारी का होता है और ये जिम्मेदारी का सबूत देना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो लीडर्स का रवैया है वो उससे जो बचपना है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब अख्तर मेंगल साहब को वहां से तो वो निकल गए, लेकिन जो वहां पर नुकसान हुआ, जो लोग जख्मी हुए, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? जब हुकूमत कह रही है कि इस मौके के ऊपर वो नहीं चाहते कि ज्यादा तादाद में लोग असेंबल हों, वहां पर 3-4 हजार लोग जो है वो जमा कर लिए। अब जब 3-4 हजार लोगों की जो एक तो खुदकुश हमला हो गया, लेकिन मजीद कितने दहशतगर्द इसी आड़ में यानी शहर की शहरी आबादी के अंदर दाखिल हो चुके होंगे। तो ये चंद सवालात हैं जो कि जिनके जवाब इसी में है कि हमारी जो सियासी क़यादत है ये जिम्मेदारी का सबूत दे और गवर्नमेंट के साथ तावन करे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो होती है वो यकीनी तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन साथ साथ कुछ शहरियों की भी जिम्मेदारी है। जब हुकूमत अलाउ नहीं कर रही तो फिर आपको भी हुकूमत के साथ तावन करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो ये होगी। अभी दूसरी बात ये है कि जी मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सैलाब की बात कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, तो मैं तो ये याद दिलाना चाहूंगा कि उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था जिसने जो रिवर का नेचुरल फ्लो एरिया था रावी का, उसके हवाले से रियल एस्टेट की मार्केटिंग की थी, जो आजकल अडियाला के चांसलर है, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर अदालत ने उनको सजा सुनाई हुई है और 14 साल के लिए उनको ये सजा सुनाई हुई है अदालत ने। तो ऐसे और ये कहना कि जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर, और टिकटॉक की बात करना, तो टिकटॉक की बात तो वो तो कैंप्स को विजिट कर रही हैं जहां पर जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब को ये बात भूल चुके हैं कि इमरान अहमद नियाजी साहब वहां पर खड़ी होकर जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से और जो स्कीम के हवाले से जो बातें कर रहे थे कि ये लाहौर के लिए नागुज़ीर है, यानी इतनी मुनाफिकत तो नहीं करनी चाहिए। यानी दिन के टाइम में अगर अपनी उंगली के पीछे सूरज को छुपाने की कोशिश करूं तो मैं नहीं छुपा सकता। आजकल के दौर में वो विजुअल्स जो है, उनकी जो सारी गुफ्तगू है वो सारी दुनिया सुन चुकी है, बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं, लोग व्लॉग्स उसके ऊपर कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब को वो तनकीद नजर नहीं आ रही जो दुनिया कर रही है, लेकिन इन्होंने अपनी तनकीद करनी है मौजूदा हुकूमत के ऊपर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर। सियासी इख्तलाफ एक साइड पर रखा जाए सैलाब के इस वक्त के अंदर, और वो बात करनी चाहिए जिससे आइंदा आने वाले दिनों में हम इस तरह के सैलाब से बचा सके अपने लोगों को, अपने आवाम को, उनकी जानों को बचा सके। जो रिवर्स के अंदर जो नेचुरल फ्लो एरिया है पानी का, बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि इक़दामात ऐसे होने चाहिए जिससे अपने लोगों को बचाया जा सके। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो वैसी नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, जो सैलाबी सूरत हाल है तमाम ही सूबों की अगर बात करें, विफाक भी परेशान है, फिर इंडिया से पानी भी छोड़ा जा रहा है मुसलसल, तो ऐसे वक्त में आप लोग पार्लियामेंट का बॉयकॉट करेंगे, इस्तीफे देंगे, ये किस तरह के पैगामात हैं सर? अच्छा, मुझे ये बताइएगा इनसे क्या ताल्लुक इन चीजों का? ये काम तो ये जो काम है ये तो हुकूमत का काम है, एग्जीक्यूटिव ने काम करना है। जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इसलिए साहब आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? ऐसा वक्त है जब तमाम ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं और तमाम ही इकाइयां हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसका इससे ताल्लुक नहीं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन का ताल्लुक नहीं है मुल्क की सियासत से और नाजुक सूरत हाल से। अपोजिशन ने क्या करना है? मेरा एक सवाल है, अपोजिशन ने क्या करना है? हर एक जैसे सैलाब के लोगों की मदद करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, यानी 77 सालों से ये बेवकूफ बनाया हुआ है इसी निजाम को लेकर। इसका इससे नाराकियों को, नाहलियों को हमने हमारे ताल्लुक है।
हम लोगों की मदद कर, आज इमरान खान बाहर होते, इतनी जबरदस्त टेलीथॉन चला के लोगों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे होते, मदद के लिए पुकार कर रहे होते, जरा गौर करें इन चीजों को सामने रखते हुए इन्होंने क्या करना है। अब उसका स्ट्रेटेजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम पूरी तरह से हमारे लोग सैलाब में लोगों को मदद कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, हमारा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत की ना शौक है, ना इश्तिहार देने का शौक है, ना थैलों पे, ना मस्जिद पे तस्वीरों का शौक है। हमें कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। वो हम काम कर रहे हैं और अब हमने अवाम के लिए करना है। जो समझने वाली बात है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। हम पे इल्जाम है जनाब के 26वीं आईनी तरमीम में आपने साथ दिया, कोई साथ नहीं दिया, बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया। तो अब यानी जनाब कानून साजी हो रही है, आप अपोजिशन का हिस्सा है, क्या रोल है हमारा? आज तक कोई एक बता दें कि किसी कानून में हमारी कोई बात मानी गई हो? 26वीं आईनी में जो तरमीम जो तजवीज़ हमने की थी कि अपना आप बना दें जो सीनियर जजेस के साथ हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालत देख लें, आपके सामने पोजीशन सारी बाजी आ चुकी है। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी में हम कैसे साथ बन जाएं? और इस पार्लियामेंट में बैठ के करना क्या? इस पार्लियामेंट में बताएं तो सही ना कि करना क्या इस पार्लियामेंट में है क्या? 3.5 सालों से बता दें। यानी जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, नजरबंदी के ऑर्डर हो रहे हैं, 144 का निफाज हो रहा है, अपना सजाएं झूठी। अजहर सिद्दीक साहब, अगर बानी की रिहाई के एजेंडे से आप लोग बाहर निकले तो आपको नजर आएगा कि पार्लियामेंट में क्या करना है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें पार्लियामेंट में उठाया जा सकता है, सिर्फ एक मामले को हटकर। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, मुझे ये बताएं उसका क्या ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई एक अलग इशू है। मैं मिसाल के तौर पर एहतजाज के लिए जाना था, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, यहाँ से लोग उठाकर ले गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। क्या कर लिया? कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रही हैं? कौन सी आजाद खुद मुख्तार पार्लियामेंट की बात कर रही हैं? वो बेचारे खांस तो सकते नहीं थे, कानून साजी अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से आई, कहाँ से आई थी? 26वीं आईनी तरमीम गौर किया कभी आपने? साहब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी देखें, आप लोगों ने भी तो ऐसा ही सब कुछ किया था, जो अगर जैसा जो अपोजिशन की क़यादत थी, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सभी मुकदमात का सामना कर रहे थे। कायद हो या बानी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सभी जेलों में थे, मुकदमात का सामना कर रहे थे सर। ना, मैं प्लीज जरा मेरी बात सुनिएगा। हमने 3 धरने हुए, हमने तरने होने दिए, हमने कितने नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए, हमने कितने के लोगों को, कितने के लोग थे ये सारे? मुझे तो ये बता देना, मुझे बताएं आम आदमी के साथ इस तरह ज्यादती हुई क्या? नजरबंदी के ऑर्डर हुए, 144 का निफाज हुआ, धरने देने से रोका हमने? मैं ये बताएं, वो चंद लोग जो अंदर थे वो हमसे पहले के हवाले से अंदर थे। हमने नवाज शरीफ को तो हमने अंदर नहीं किया था, नवाज शरीफ का फैसला हमने तो नहीं किया था। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने सर, लेकिन बाहर तो आप लोगों ने भेजा था, ये एक अलग डिबेट है। मैं इस वक्त जरा सैलाब और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे बात करना चाह रहा हूँ। असद मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। दो आपकी तरफ एक मैं पॉइंट रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि बतौर अपोजिशन पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर आप क्या समझते हैं, सैलाब की हैंडलिंग ठीक तरीके से हो रही है? और दूसरा ये कि इस सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों अवामी मसाइल को हल करने के बजाय क्या पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है? आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल क्या है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो यही कुछ आप पूछ रहे थे। जी सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि वहां पर हैंडलिंग ठीक तरीके से हो रही है, पंजाब में भी सिंध में भी। दूसरा, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आने के बजाय क्या पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है? देखिए, ये जो 2 चीजें हैं, आपने एक तो फ्लड के हवाले से कहा कि वहाँ पे जो हैंडलिंग है वो किस तरह से हो रही है, और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हुकूमत और अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में है। मैं समझता हूँ जी कि ये एक नेशनल इशू है और ये हमारा कौमी मसला है। हम सारे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अगर केपी के अंदर कोई मरता है तो वो मेरा बहन भाई है, और अगर पंजाब के अंदर मरता है तो वो अजहर सिद्दीक साहब का उतना ही बहन भाई है जितना सिंध वालों का है। ये हमारा अलहदा इशू नहीं है। आज यहाँ पे हमें ये नहीं डिस्कस करनी चाहिए कि यहाँ इमरान खान था, नवाज शरीफ है, कोई होगा या नहीं होगा। हजारों इमरान खान कुर्बान इस मुल्क के ऊपर, हजारों नवाज शरीफ कुर्बान, हजारों हसन मुर्तजा कुर्बान इस मुल्क के ऊपर। ये आप हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आज हमें ये चीजें जेब देती हैं कि हम कौम को मजीद इंतशार में लेके जाएं। आज अजहर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े बहुत सुलझी हुई हमेशा गुफ्तगू करते हैं, उनकी बातों से हम सीखते हैं। आज वो कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो क्या होता।
इमरान खान साहब बाहर होते, अगर वो बेगुनाह होते, बाहर होते, जरूर वो अपना किरदार अदा करते। वो एक पाकिस्तानी है, वो क्यों ना करते, बेहतर करने की कोशिश करते। लेकिन जब बाहर थे तो उस वक्त उस्मान बुज़दार भी तो उन्होंने छोड़ा हुआ था ना। आज पैसे इकट्ठे करते हैं टेलीथॉन पे और फलां चीज पे कि पैसे इकट्ठे कर लेंगे। वो जो उसने और गोगी बीबी ने पैसे इकट्ठे किए थे, जिसमें मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि वो उसमें एक और शख्सियत भी थी, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि किसी भी पार्टी लीडर के उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता कि उनकी खवातीन का नाम लिया जाए, बेशक वो सियासतदान भी हैं। क्या वो उस वक्त उसमें मुलव्वस नहीं थी? तो आज अगर ये कहा जाए कि सैलाब आ गया, इमरान खान बाहर होते या अंदर होते, वो पाकिस्तानी हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज भी एक सूबे के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान का नुमाइंदा बैठा है ना, इमरान खान की चॉइस बैठी है ना, उनका विजन बैठा हुआ है जो उसने की है। इससे पहले सवाल हो रहा था जी कि केपी में तो पहली दफा मेरे ख्याल फ्लड आया है, हर साल फ्लड आता है केपी में, और जितनी बात केपी के अंदर होती है, मैं नहीं समझता कि इतनी कभी भी किसी सूबे में हुई तो, या जो सूरत हाल है। ठीक है, बिल्कुल सिंध का उस सूबे में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सिंध के अंदर आपके 5 दरिया जाते हैं, मैं बात कर सकता हूँ जी? जी सर, मुख्तसर कीजिए प्लीज। आप कर ले, मैं रहने देता हूँ। नहीं कीजिए हसन मुर्तज़ा, बिल्कुल कीजिए। सिंध की सूरत हाल का आप बता रहे थे, तो फिर मुझे मेरी मर्जी से करने दीजिए। मैं जब दिल करेगा बस करूँ जी। जब आपका फ्लड जाता है, पानी जाता है सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर पंजनद पे आपके 5 दरिया इकट्ठे हो रहे होते हैं। आप अगर 2-2 लाख क्यूसेक मिनिमम है फ्लड के दौरान, 2-2 लाख क्यूसेक भी जाए पानी, तो 10 लाख क्यूसेक वहां पे इकट्ठा होता है। और जब 10 लाख आपके सिंध में जाएगा तो फ्लड तो होगा। अब मेरे पास इधर 8 लाख क्यूसेक 9 लाख क्यूसेक पानी गुजरा है, तबाही हुई पड़ी है। और सिंधु में ये सारा जाके पड़ना है, आपके सतलुज का, रावी, ब्यास, इंडस, चनाब, झेलम, ये सारे वहां जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमने कभी अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ा, हम उनके साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उसका मुकाबला करेंगे। बाकी कुदरती आफात हैं, आती रहती हैं, इंसान अपने से बेहतर करने की कोशिश करे, विजन के साथ करे, इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी आती है। और पंजाब सिंध जो है वो सारे सूबों से बेहतर वहाँ पे काम भी करेगा और रिहेबिलिटेशन में भी जाएगा, तो बेहतरी हो। बिल्कुल ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, आपका पॉइंट सामने आया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन अयूब साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। रहनुमाओं का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ग़ज़ाई बहरान जन्म लेगा, सैलाब के बाद की जो सूरत हाल होगी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सदर किसान इत्तेहाद मलिक खालिद खोकर साहब। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में तुग़यानी आई है, जिससे पंजाब का वसी इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका है, जबकि लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। एक तरफ कपास है, गंदम है, चावल है, सब्जियां भी हैं, ये सब बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान शदीद परेशान है, नुकसान से भी दो चार हैं। हालात मज़ीद संगीन होते जा रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि अब ये जो तबाही है, इसके नतीजे में मुल्क में ग़ज़ाई बहरान जन्म ले सकता है। गंदम की कीमत की अगर बात करें तो सिर्फ चंद दिनों में 2100 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये फ़ी मन तक जा पहुँची है, जबकि सब्जियाँ, दूध, अंडों की कीमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है। और जो शदीद बारिशें हैं, सैलाब हैं, इसने मुल्क में माल बर्दारी के निज़ाम को भी मुतासर कर दिया है। मौसमी तज्ज़ियाकारों का ये मौक़िफ़ है कि सैलाब से ज़रूरी पैदावार हो, सप्लाई चेन हो, इसके शदीद मुतासर होने के ख़तरात हैं, जो एक बार फिर जो महंगाई है उसके दबाव को जन्म दे सकते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ज़राअत मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा शोबा है, जो GDP का 24% है, और मुल्क की तकरीबन निस्फ लेबर फोर्स इस शोबे के साथ वाबस्ता है। लेकिन अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सैलाब न सिर्फ अजनास की पैदावार बल्कि बरामदात, रोज़गार और महंगाई पर भी तबाह असर डालेगा। क्या पाकिस्तान 2022 जैसे ग़िज़ाई और मौशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? क्या बड़े पैमाने पर ज़रिए एक्सपोर्ट्स हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करेंगी? और किसान जिनके पास अब अपने मवेशियों के लिए चारा तक नहीं बचा है, वो किस तरह इस सूरत हाल को मैनेज करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे? करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद मलिक
खालिद खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप क्या समझते हैं मजमूई तौर पर अब तक फसलों को कितना नुकसान हुआ है, आगे कितने नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए तीनों दरिया बफरे हुए हैं, जिसमें रावी भी है, चनाब भी है, सतलुज भी है, और इस वक्त तक तकरीबन 3500 मवाज़ियात को वो टच कर चुके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 4000 तक में भी पहुँच गए होंगे। अभी तो फ्लड मुल्तान पहुँचा है, उधर बहावलनगर पहुँचा है, यानी लोधरा पहुँचा है, यानी कि सतलुज वहाँ तक पहुँच गया, बाकी चनाब और रावी जो है ना वो मुल्तान तक पहुँच गए हैं जी, और तबाही मचाते हुए जा रहे हैं जी। उसमें ख़ुसूसन चावल की फसल है, कपास की फसल है, मक्की की फसल है, गन्ने की फसल है, तिल की फसल है, तमाम तरह की सब्ज़ियात हैं, फ्रूट हैं, और ख़ुसूसन जानवरों का चारा है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है इस वक्त। हम गंदम में हमारे पास पहले भी शॉर्टफॉल था, पिछले साल हमारे पास 29 लाख टन उससे पिछले साल से कम हुई थी, और अभी तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। और प्रॉब्लम आने की वजह में सिर्फ सैलाब नहीं है, जो हुकूमती पॉलिसी है वो भी है कि काश्तकार को 2 साल जब उसका गंदम का रेट नहीं मिला, तो इसलिए पिछले साल काश्तकार ने कुछ 7-8% काश में कमी की, और इस दफ़ा मुझे लगता है कि 30 से 40% काश में कमी आएगी। हमारी हुकूमत से एक ही चीज़ है कि इस वक्त हुकूमत से नहीं बल्कि पूरी 25 करोड़ आवाम से रिक्वेस्ट है कि इस वक्त हमें यकजान हो के तमाम किस्म के गिले शिकवे ख़त्म करके इन सैलाब ज़दगान की इमदाद में सब खड़े हो जाएँ, क्योंकि अकेली हुकूमत का काम नहीं है। तमाम इदारे मिल के इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें पाक फ़ौज भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सिविल डिफेंस भी है, इरीगेशन डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बाकी सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी कौम सारी साथ मिलकर उनके साथ काम न करे तो उस वक्त तक कोई एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा ये बताइएगा कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है? अगर सिर्फ गंदम की बात करें तो वो 1500 रुपये फ़ी मन उसकी कीमत अब तक बढ़ चुकी है, जबकि ये अभी मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में है, जिसमें गालिबन जो माल बर्दारी का निज़ाम है उसकी वजह से हुआ है। अगले साल आप क्या समझते हैं, जब फसलें मुतासिर होंगी तो फिर क्या कीमतें पहुँचेंगी, और सबसे ज़्यादा कौन सी फसल मुतासिर हुई है? देखें जी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो चावल की फसल और मक्की की फसल के ऊपर, कपास की फसल के ऊपर और सब्जियात के ऊपर है जी। जहाँ तक गंदम की बात है तो गंदम में तो सैलाब आने से पहले उसका रेट 2100 से बढ़ के 3200 रुपये हो गया था। उसकी वजह सप्लाई एंड डिमांड पे है। वो तो ज़बरदस्ती 2100 रुपये रेट किया गया था कि रोटी का रेट तय करना हुकूमत ने, वो तो काश्तकारों के साथ ज़्यादती की थी, बहुत बड़ी ज़्यादती थी। काश्तकारों का एक मौशी कत्ल किया गया था कि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को 3410 रुपये थी और उनको रेट मिला 1800, 1900, 2000, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। इस वक्त काश्तकार जो है ना वो इरादा ये रखता है कि अगले साल वो 30 से 35% या 40% काश में कमी लेके आए। अगर उसको काश करने में फ़ायदा ना हो, उसको मुनाफा ना मिले, उसको पैदावारी लागत ही वापस ना मिले, तो वो किस लिए काश करेगा? फिर हुकूमत ने गंदम को पहले डीरेगुलेट किया था। अभी आप देखें ना कि अभी एक SRO जारी हुआ है कि हुकूमत के रेट कंट्रोल किए जाएँ। फिर SRO जारी हुआ है कि सूबाई पाबंदी लगाई गई है जो कि कानून के तहत नहीं हो सकती, जो IMF के साथ वायदा डीरेगुलेट किया गया तो डीरेगुलेशन में फिर आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा ये बताइए मलिक साहब, गुज़िश्ता साल अगर हम ज़राई शोबे की बात करें तो उसमें उसकी तरक्की सिर्फ 0.6% हुई थी। इस साल हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फसलों पर कुछ टारगेट सेट किए गए थे, वो टारगेट अचीव होते आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, जो उससे पिछले साल हमने जो आपको ग्रोथ दी थी एग्रीकल्चर में वो 6.25 थी। पिछले साल जो हम अभी जो आपको ग्रोथ दी है वो 0.56 है। एक्चुअली एग्रीकल्चर की वो 0.56 भी नहीं है, वो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री को मिला के और फिशेज़ को मिला के है। अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर को देखें तो -13% है। वजह सिर्फ एक ही है कि गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। अगर गंदम का रेट काश्तकार को अच्छा मिलेगा और गंदम की पैदावार अच्छी होगी तो बाकी सारी फसलें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि काश्तकार पंजाब में, पाकिस्तान में 4.5 करोड़ एकड़ रकबा ज़ेरे काश है, जिसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश होती है। सबसे बड़ी फसल आपकी गंदम है। अगर उसके पैसे काश्तकार के पास आते हैं तो बाकी फसलों पे खर्च होते हैं। इस वक्त जो सैलाब वाला मसला है मैं उस पर बात करूँगा कि मैं अपने तमाम काश्तकार भाइयों को भी, बाकी भी जो 25 करोड़ आवाम को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों के जानवर जो भूखे हैं अपने डेरों पे ले जाएं, उनको चारा डालें। जो लोग इस वक्त बेयारो मददगार सड़कों के ऊपर बैठे हैं उनको भी अपने घरों में ले जाएं, अपने डेरों में ले जाएं, एहतराम के साथ। जो ख़वातीन हैं उनको बड़े एहतराम के साथ, बच्चों को बड़े प्यार के साथ उनको खाना खिलाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयान। जिस तरह हमने इंडिया के खिलाफ जंग लड़ी है यकमुश्त होकर, उसी तरह इस वक्त तमाम 25 करोड़ 26 करोड़ पर आना चाहिए, तमाम 25 करोड़ आवाम को भी, हमारी सियासी क़यादत को भी। तो खालिद खोखर साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत की जानिब से
जो अब तक इमदाद मिली है वो किसानों के लिए काफ़ी है हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं? नहीं देखें ना, अभी तो रेस्क्यू किया जा रहा है ना जी। अभी तो बस यानी कि मुख्तलिफ जगह पे सुबह का वो खाना दे दिया या जानवरों के लिए चारे का अरेंजमेंट है। असल तो ये होगा कि जब काश्तकार के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, उसके पास न सीड के पैसे हैं, ना डीजल खरीदने के पैसे हैं, ना खाद के पैसे, जो सैलाब की जद में आया। अब हुकूमत को ये प्लान करना पड़ेगा कि उनसे हमने गंदम कैसे काश्त करवानी है, कैसे उनको यकीन दिलवाना है, किस तरह उनको सीड भी उनको फ्री दिया जाए, उनको फर्टिलाइज़र भी फ्री दिया जाए, पेस्टिसाइड भी दिया जाए, डीजल भी उनको फ्री दिया जाए और माली मुआवनत भी साथ उनकी की जाए ताकि वो अगली फसल काश्त कर सकें। देखें, हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते फूड सिक्योरिटी के मामले में। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हम ऑलरेडी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर ये इम्पोर्ट और बढ़ गई तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे साथ। देखें ना, आज तमाम लोगों को मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अपनी हुकूमत के साथ मिल के, इदारों के साथ मिल के, रियासत के साथ मिल के एक कोशिश और काविश करें और भरपूर तरीके से कोशिश काविश करें कि उन लोगों को का हम साथ दें। इस वक्त ना सियासत चमकाने का टाइम है, ना कोई लड़ाई लड़ने का टाइम है। ऐसी है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मलिक साहब। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला मैं चाहूँगा उस पर भी आपसे बात कर लूँ, वो ये कि आप हुकूमत से क्या तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत किस तरीके से किसानों की मदद करे? अगर ग्रेजुअली बात करें, स्लैब वाइज बात करें तो सबसे पहले अब ये सैलाब थमने के बाद में और सैलाब के दौरान ही पहले क्या हुकूमत को करना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रेजुअली क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए जिससे किसानों की ज़मीनें दोबारा से काश्त के काबिल हो सकें? देखिए, पहले तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त जो इमदाद दी जा रही है, फर्स्ट किया किसी को चारा दिया जा रहा है, उसका ID कार्ड देखे जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे काश्तकार ऐसे हैं जिनका ID कार्ड सैलाब लेके गया, उनके पास नहीं है। और फिर यह है कि एक ID कार्ड पे अगर उसको 10 किलो चारा मिलता है, उसके पास अगर 5 जानवर हैं तो उसको जानवर देख के उसकी तस्दीक जो करनी है वो इलाके के नंबरदार या चौकीदार से की जा सकती है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो काश्तकार जो सैलाब में बह गए उनकी तो हर चीज़ चली गई, उनके पास तो कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। वो तो बेजारों मददगार इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठे हैं। जो ही सैलाब वापस जाए तो हुकूमत उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे और ख़ुसूसन अगली फसल काश्त करने के लिए, क्योंकि अगली फसल का काश्त करना मुल्क के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली उसकी पूरी भरपूर माली मुआवनत की जाए, उसको खाद भी मुफ्त दी जाए, उसको बीज भी मुफ्त दिया जाए, उसको डीजल भी मुफ्त दिया जाए, उससे काश्त करवाई जाए। उसका यानी कि इस वक्त उसे मदद की ज़रूरत है और सिर्फ हुकूमत नहीं, 25 करोड़ आवाम को भी चाहिए उसकी मदद करें, जो मुखैर हज़रात हैं उनको भी चाहिए उसकी मदद करें। अकेली हुकूमत पे हम छोड़ दें तो ये मुमकिन नहीं है हुकूमत के लिए भी। जब तक हम सब मिल के यकजान हो के पूरे सारे पाकिस्तानी बायसीत मुसलमान बायसीत इंसान अगर उनकी खिदमत में खड़े रहें, उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि उनकी बहाली हो सके। बिल्कुल ठीक है। मलिक खालिद खोखर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, सदाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यही सूरत हाल अगर जारी रही जो मुल्क की मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है तो आने वाले दिनों में किसानों को यकीनन बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।